ठीक है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल सिंपली क्या है, नाम से पता चल रहा है कि बॉन्ड के बीच में जो एंगल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में हम इसको क्या कह सकते हैं, एंगल विच present in between bonded atom known as bond angle। ठीक है, बॉन्डेड एटम के बीच में जो एंगल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। सिंपली भाषा में अगर अपन बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन देनी है तो ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है वो अपन, ये जो प्रॉपर्टी है बॉन्ड पैरामीटर, वो किसकी निकालने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की निकालने हैं। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका कोई बी एटम है। ठीक, तो ये जो बॉन्ड है आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग के कारण बनता है, आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो थीटा एंगल बना है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे कि बॉन्ड एंगल की यूनिट क्या होती है। ठीक है, जो यूनिट है यहाँ पे वो डिग्री में होती है। ऑब्वियसली डिग्री में होती है, जैसे 60 डिग्री का एंगल है या 120 डिग्री का एंगल है या 109.5 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, डिग्री है। डिग्री इसकी यूनिट होती है जनरली। कई बार यहाँ पे ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे 109 डिग्री .5 डैश, इस डैश का मीन्स आपका मिनट। इसका मीन्स क्या होता है बेटा, मिनट होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल को जनरली मेजर तो डिग्री में करते हो आप। 10th क्लास में डिग्री ही पढ़ते हो कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के बीच में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। पर हमें डिग्री से भी माइनर चाहिए, जैसे केजी होती है बड़ी यूनिट। ठीक है, और केजी से छोटा फिर ग्राम, ग्राम से अपने को यहाँ पे और भी छोटा चाहिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइक्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो 109 डिग्री .5 मिनट, और इससे भी अगर छोटा हो, सपोज कीजिए यहाँ पे 3 है, तो 3 के ऊपर डबल 2 डैश लगा देंगे, तो उसका मीन्स क्या है, यहाँ पे सेकेंड है। ये एक्चुअल में एंगल जो होता है उसको नापने के लिए ये यूनिट यूज करते हैं। जैसे अपन कोई चीज बता रहे हैं, कोई एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का जो मास है वो कितना है, यहाँ पे 3 kg है। ठीक है, जैसे वेट मशीन ही होती है, आप सपोज करो, तो वेट मशीन आपको क्या दिखाती है कि यहाँ पे 90.800 ये दिखा रही है। तो इसका मतलब 90 kg है और 800 क्या आपका ग्राम है। ये तो बताओगे इसको, 800 क्या आपका ग्राम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक डैश आता है वो किसके लिए होता है, मिनट के लिए होता है। और डबल डैश आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, आपका सेकंड के लिए बता रहा है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, जैसे सपोज कीजिए 90.5 डैश और 3 डबल डैश। इसका मतलब इसको पढ़ोगे कैसे कि 90 यहाँ पे एंगल इसका क्या डिग्री है, सबसे पहले डिग्री आएगा, फिर आपका कौन आता है, मिनट आता है, और फिर आपका कौन आता है, सेकंड आता है। ठीक है, तो 1 डैश की क्या बता रहा है, आपका मिनट बता रहा है, फिर आपका डबल डैश क्या बता रहा है, सेकंड बता रहा है। तो ये सिंपली क्या ही यूनिट है आपकी। जनरली यूनिट डिग्री यूज करते हैं, तो मिनट और सेकंड जो होती हैं वो भी अपनी क्या होती हैं, बॉन्ड एंगल की ही यूनिट होती है। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल जो है वो बेसिकली करता क्या है, क्या काम में आता है यहाँ पे,
बॉन्ड एंगल जो है मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करने के लिए काम में आता है। जैसे वाटर है एक, सपोज कीजिए, ठीक है, तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये है, ठीक है, ये इसके लोन पेयर है। ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, वाटर के अंदर जो ये एंगल होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 104.5 डिग्री होता है। ये कुछ अपना एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो बेसिकली क्या बता रहा है कि वाटर जो हो कैसा शेप का है। इस शेप को, जैसे ये आपका वाटर हो गया और ये इसके क्या होंगे, बॉन्ड एंगल हो गए, लोन पेयर हो गए, सॉरी। लोन पेयर को जैसे ही हम क्या कर देंगे बेटा, ढक देंगे, ठीक है। लोन पेयर को हम जैसे ही क्या करेंगे, ढक देंगे, तो यहाँ पे ये लोन पेयर को जैसे ही आपने ऑक्यूपाई कर दिया, तो ऑक्यूपाई करते ही यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे वी शेप बन गया आपका। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्यों वी शेप जो है वो डिसाइड बेसिकली कौन कर रहा है, बॉन्ड एंगल आपका डिसाइड कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है, क्या आपका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या कर रहा है, क्या डिटरमाइन कर रहा है, इट डिटरमाइन, बॉन्ड एंगल डिटरमाइन शेप ऑफ मोलिक्यूल, शेप ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी आयन हो सकता है, तो उसकी क्या कर रहा है यहाँ पे बेटा, बॉन्ड एंगल जो है उसकी शेप को क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब सिग्निफिकेंस हो गया बॉन्ड एंगल का। अब कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग हैं जो कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे फैक्टर इफेक्टिंग, हेडिंग हो गया आपका बेटा, फैक्टर इफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग है, सबसे पहला फैक्टर है आपका हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड जो फैक्टर है आपका कौन सा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और थर्ड जो फैक्टर है लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपके जनरली तीन फैक्टर आपके यहाँ पे मेनली काम आएंगे। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे क्या होगा, देखिए हाइब्रिडाइजेशन में हम जनरली क्या बात देखेंगे कि आपका अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। sp2 में जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो होता है 120 डिग्री। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ साथ साथ, sp में मैंने जैसे एग्जांपल दिया BeF2, इसका सेंस क्या है, BE और ये F और ये F। तो ये जो एंगल है दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। 120 का जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया BF3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है इस एंगल को क्या बोलते हैं, 120 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। SP जो होता है कैसा होता है आपका, ये लीनियर होता है बेटा, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। तो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप देख रहे हो कि बॉन्ड एंगल भी क्या हो रही है आपकी, अलग अलग हो रही है यहाँ पे। अगर बात करें जैसे sp3 की, ठीक है, sp3 में बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री, ये आपका बॉन्ड एंगल है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे CH4 है सपोज कीजिए, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये एंगल जो हो गया वो कितना हो गया, 109.5 डिग्री हो गया,
ठीक है। sp3 जो होता है उसका नाम क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है। ये क्या होती है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। आप यहाँ पे लिख देना चाहिए बेशक, हाइब्रिडाइजेशन है ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 sp3 इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल और भी बात करेंगे, नॉर्मली अभी अपन बॉन्ड एंगल के केस में इतनी ही बात करेंगे। ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे बात करें, जैसे DsP2 है, ठीक है, DsP2 है, तो ये जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर प्लेनर। एंगल 90 डिग्री होता है। इसका एग्जांपल है निकल और CN42-। ठीक है। नाम क्या होता है इसका, टेट्रासाइनो। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, निकलेट और सेकिन। ये इसका नाम होता है, कोऑर्डिनेशन नाम है इसका। स्ट्रक्चर एक्चुअल में बनता कैसे है, ये निकल है और ये CN है, ये CN है, ये भी CN है, ये CN है, और इसके यहाँ पे क्या है, -2 चार्ज है। ठीक है। ये आपका क्या स्ट्रक्चर है CN का। DsP2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर है और 90 डिग्री का एंगल है। एक बार मैं इसको दोबारा यहाँ पे बताऊंगा, देखिए मैंने क्या बताया कि ये जो आपका DsP2 है इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका ये है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये निकल, ये CN, ये CN, ये CN, ये -2, ये आपका क्या है यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। जैसे ये नोटबुक आपकी, इसको कुछ ऐसा मानिए बेटा। ठीक है। ये नोटबुक है और इसके बीच में है निकल, ये। ठीक है। निकल यहाँ पे हो गया आपका बीच में, तो ये आपका CN हो गया, और यहाँ पे CN है कॉर्नर पे, और यहाँ पे CN है, और यहाँ पे CN है। तो सारे के सारे एक ही प्लेन में है, और इसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्क्वायर बोल रहे हैं। ये आपकी क्या है, स्क्वायर है। तो ये जो आपकी है बेटा स्क्वायर होगी। ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर प्लेनर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो बस आपको इतने ही याद रखने हैं अभी तक। तो यहाँ पे पहला जो फैक्टर अफेक्टिंग था वो क्या हो रहा था, यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि बॉन्ड एंगल चेंज करने से, बॉन्ड एंगल जैसे जैसे हम चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ उसके बॉन्ड एंगल भी चेंज होते हैं। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जिस जैसी होगी वैसा उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग था आपका यहाँ पे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे फैक्टर अफेक्टिंग करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी होती है ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी साइड अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है, उसको क्या हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे एक्स और वाई है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। सपोज कीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो वाई की ज़्यादा है, किससे, एक्स से। ये साई है, ये इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या हो जाएगा आपका, वाई की साइड क्या कर जाएगी बेटी, शिफ्ट कर जाएगी। ऐसा कुछ होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मैंने बताया था आपको। तो सीधी सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी साइड शिफ्ट कर लेगा। तो अब दो केस बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे, या तो हम क्या करें, सेंटर एटम की चेंज कर दे। तो एक बार हम क्या करेंगे, सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज करें, और एक जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, सराउंडिंग एटम जो लगे हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करें, चेंज करें। ठीक है। तो दोनों
की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है हम चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटर एटम की बात करेंगे, थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को। तो सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या करें, चेंज करें। देखिए, तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया, ए है और इसके एक्स और ये एक्स, यहाँ पे बी लगा दिया। सराउंडिंग एटम मैंने सेम रखे हैं, दोनों में सराउंडिंग एटम आपके क्या है, एक्स है और इस साइड भी एक्स है और एक्स है आपका। सराउंडिंग एटम में कोई चेंजमेंट नहीं किया। मैंने सेंटर एटम जो है, सेंटर एटम आपका जो बीच में होता है, जिससे आपके सराउंडिंग एटम जो जुड़े होते हैं, मतलब दोज एटम which lies in center of a molecule के सेंटर में जो एटम लाइज करता है, and other atom are attached, और इससे जो अदर एटम जो उससे अटैच हों उनको हम क्या बोलते हैं, सेंटर एटम बोलते हैं। ठीक है, कुल मिला के बात आपका ये क्या होगा बेटा, सेंटर एटम है और ये आपका क्या है, सराउंडिंग एटम है। मैंने केस क्या कर दिया है, यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मैंने ए से ज़्यादा कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब मैंने क्या कर दिया, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दी। तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो बी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी साइड क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है अपने साइड जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो अपनी साइड शिफ्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो जो बी है वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, शिफ्ट कर लेगा तो ये जो डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सपोज कीजिए डी डिस्टेंस है और एक डिस्टेंस है जो आपकी यहाँ पे पहले वाली है। ठीक है, ये आपकी डी डैश होगी। ठीक है, अब आप खुद देखिए बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो वो आपका बी के पास चलेगी, बी सेंटर एटम के पास, तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है वो आपकी कम है एज कंपेयर टू डी डैश के। इसको कुछ ऐसा मान के चलिए, देखिए ये आपका बी है बेटा और ये आपका एक्स है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसके बीच में जो दूरी है, ये जो बीच में दूरी है पहले कितनी आपके यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसने अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचे, अपनी साइड खींचेगा तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बी की साइड शिफ्ट होगी, तो ये कुछ बी की साइड हो गया, तो पहले से डिस्टेंस कम होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, सपोज कीजिए 7 सेंटीमीटर होगी, तो डिस्टेंस तो कम हुई, तो जो डी डैश है वो ज़्यादा होगा डी से, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव और ये भी चार्ज नेगेटिव है। अब डिस्टेंस अगर कम होगा तो फिजिक्स का रूल लगेगा यहाँ पे। फिजिक्स ये कहती है कि नेगेटिव चार्ज है और उनके बीच में डिस्टेंस ये है, और एक नेगेटिव चार्ज ये है और उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज जो है जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर की और ये आपकी 7 सेंटीमीटर की है, तो रिपल्सन होगा। ये तो छोटी सी क्लास का बच्चा भी कह देगा, जब 10th क्लास में पढ़ता है वो उसको पता है कि लाइक चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और उनके बीच में डिस्टेंस कम होगी तो रिपल्सन आपका कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे रिपल्सन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो रिपल्सन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कम आपका रिपल्सन लगेगा। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे हमने बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा तो दी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कही आपने, इंक्रीज तो कर दी, पर यहाँ पे हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास में आ चुकी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास में आने के कारण यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे रिपल्सन होगा, बिल्कुल होगा। तो जो बॉन्ड आपके पहले ऐसे थे वो अब क्या आ जाएंगे आपके, मतलब ये आपके बॉन्ड जो है वो कुछ ऐसे थे पहले, अब यहाँ पे रिपल्सन होगा और रिपल्सन होके ये बॉन्ड आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। एक्सपेंड होगा तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा,
वो एंगल आपका क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल था पहले, यहाँ पे जो एंगल था बेटा, ये आपका थीटा मान लेता हूँ और यहाँ पे थीटा डैश मान लेता हूँ। तो थीटा डैश जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ या ना। तो सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी साइड आ चुकी है, उसकी साइड शिफ्ट कर चुकी है, जिससे वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा हो गया। रिपल्सन होने से ये जो बॉन्ड है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो इनके बीच का जो एंगल होता है उसी को तो बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे दूर भागेंगे तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, उनका बढ़ जाएगा। अब बॉन्ड एंगल अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज electronegativity of center atom, then bond angle also increase, and it's vice versa. इसका जस्ट उल्टा भी होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा दें तो आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, उसकी साइड शिफ्ट नहीं करेगी, सराउंडिंग एटम इसको खींच लेंगे। तो सेंटर एटम का ये कॉन्सेप्ट है, जब सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने बढ़ाई है तो बॉन्ड एंगल आपका बढ़ जाएगा। कारण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सराउंडिंग की अगर अपन बढ़ाते हैं तो कैसा होगा। तो अब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल ले लिया, ए एक्स और एक्स कर दिया, यहाँ पे ए और यहाँ पे वाई ले लिए, सेंड आपकी सराउंडिंग एटम। और यहाँ पे मान लेते हैं कि x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y से ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ये है। अब होगा क्या, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी है, मतलब x वाले की बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या करेगा, अपनी साइड खींचेगा, अपनी साइड खींचेगा। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, खींचने दो इसको। खींचेगा तो आप खुद देखो बेटा, पहले ये डिस्टेंस क्या थी, कम थी 7 सेंटीमीटर। अब इसने अपनी साइड खींचने पर ये डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई। मतलब सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर होगी आपकी, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 10 सेंटीमीटर होगी। डिस्टेंस बढ़ने पर रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। नेगेटिव चार्ज है, रिपल्सन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगी रिपल्सन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट लगाया अपन ने। तो यहाँ पे ये जो थीटा था ऊपर, और यहाँ पे जो थीटा है थीटा डैश, तो थीटा डैश जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा है आपके पास बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे ये कुछ बॉन्ड एंगल है, ये मानिए आपके, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी साइड चलेगी। उसकी साइड जाने से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखिए ये जो डिस्टेंस है कम है इनके बीच में, दोनों के बीच में कम है। जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ी तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है। आप खुद देखो कि इनके बीच में गैप भी कम हो रहा है। ये जो गैप है इनके बीच में गैप क्या हो रहा है आपका, बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ेगा तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये जो बॉन्ड होंगे वो कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। पहले क्या हो रहे थे, कम एक्सपेंड हो रहे थे, बढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो थीटा जो डैश है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा एज कंपेयर टू थीटा। भाई सीधी सी बात एक याद रखनी है, रिपल्सन जहाँ पे ज्यादा होगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, रिपल्सन जिसमें इंक्रीज होगा, हाई होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। चाहे आप सराउंडिंग एटम के ऊपर लगा दो ये, चाहे आप सेंटर एटम पे लगा दो, कहीं पे लगा दो, ये काम आपका करेगा। रिपल्सन बढ़ा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बस।
ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अब बात करते हैं लोन पेयर की। थर्ड है आपका फैक्टर ऑफ एक्टिंग, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं। एक बस CH4 है, एक H आपके पास H2O है, और एक आपके पास यहाँ पे NH3 है। ठीक है, CH4 को मीथेन बोलते हैं बेटा, मीथेन। मीथेन गैस होता है, मार्स गैस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वो अपनी अलग बात है, अपन उसको बाद में देखेंगे क्या है क्या। इसको वाटर बोलते हैं, और इसको बेटा अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और इसके बीच में बॉन्ड एंगल अभी बताया था मैंने हाइब्रिडाइजेशन में 109.5 डिग्री। यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन में लोन पेयर कितने हैं, 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसमें लोन पेयर कितना है, 1 है। जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतनी क्या होगी आपकी यहाँ पे रिपल्सन भी होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाऊं क्योंकि डाटा चाहिए मेरे को लिखने के लिए। H2O है, अमोनिया है, और वाटर है, सॉरी CH4 है। तो ये आपका अमोनिया हो गया, ये आपका वाटर हो गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं बेटा, ये आपकी लोन पेयर है, इसको भी मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ये लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर है। लोन पेयर किसको बोलते हैं, जो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक है, ध्यान से लिखना इसको लोन पेयर, पता चले इसको और ही कुछ लिख दिया क्लास में। जब मैं राउंड लगाता हूँ तब ये पढ़ाता हूँ तो एक दो बच्चे इसको लिख देते हैं, ये कुछ ऐसा भी लिख देते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, लोन पेयर की जगह उसने और ही कुछ लिख दिया। तो लोन है LONE है बेटा, लोन पेयर। ठीक है, ना कि आपका यहाँ पे और कोई पेयर है। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होती है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेटा। ठीक है, और जबकि बॉन्डेड जो बॉन्ड जो बने हैं कोवलेंट बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 एटम के बीच में है। ठीक है, अब लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा रिपल्सन करेगा। लोकलाइज का मतलब किसी एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे क्या है, ज्यादा है। लोकलाइज मतलब वहां पे स्थिर है, कोई डिस्पर्स नहीं है। यहाँ पे चार्ज जो है वो यहाँ पे चार्ज जो वो कैसा है, यहाँ पे लोकलाइज्ड है। ठीक है, कैसा है, लोकलाइज्ड है। आप यहाँ पे पढ़ते हो, पॉइंट चार्ज पढ़ते हो फिजिक्स में, पॉइंट चार्ज नहीं पढ़ते कि आपका एक पॉइंट चार्ज है Q1 और ये आपका Q2 है। पॉइंट चार्ज का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे जो Q1 और Q2 ही आपके क्या पॉइंट चार्ज, ये आपकी किताबों में देखने को मिलता है बेटा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मीन्स क्या है कि वहां पे ये कैसा चार्ज है, लोकलाइज चार्ज है। पता चले वहां पे अगर चार्ज डिस्पर्स हुआ, क्योंकि बॉन्ड जब बनता है बेटा ए और बी में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, फैल जाती है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, फैल जाती है, मतलब 2 एटम के बीच में फैल गई। इसलिए हम कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 एटम के बीच में फैल गई, लोकलाइज नहीं है। जबकि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है मतलब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, एक तरीके से। एक तरीके से किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट चार्ज होंगे और यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, बहुत भयंकर होगा। रिपल्सन क्या होगा आपका,
इफेक्टिव होगा, और इफेक्टिव होगा तो ये क्या करेंगे, ये जो लोकल आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो बॉन्ड के बीच में जो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको बोल रहे हैं अपन, तो वहां पे भी क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा। तो ये आपका एन, अमोनिया के केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर कितने हैं, 2 है, ये रिपल्सन होगा यहाँ पे, और ये रिपल्सन कैसा होगा आपके पास, काफी इफेक्टिव होगा, हाई होगा। ये रिपल्सन इनके ऊपर भी क्या करेगा, यहाँ पे रिपल्सन लगाएगा। अब रिपल्सन लगाएगा तो दोनों साइड से ही लगेगा रिपल्सन, जबकि इसमें क्या है, एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पे रिपल्सन जो लगेगा उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे जो रिपल्सन लगेगा वो कैसा होगा, लेस होगा। अब जिसमें रिपल्सन यहाँ पे कम लग रहा है, यहाँ पे ठीक है, जिसमें रिपल्सन यहाँ पे कम लग रहा है, तो आप खुद देखिए यहाँ पे रिपल्सन जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इनको इनको दोनों को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैं को थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। ये आपके पास बॉन्ड है, ठीक है, ये है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे ये आपके पास 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है, ये लोन पेयर है। अमोनिया के केस में एक लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है वो इसके ऊपर भी रिपल्सन लगाएगा और इसके ऊपर भी रिपल्सन लगाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन तो होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे बॉन्ड, पर इन केस ऑफ 2 लोन पेयर अगर लगाते हैं, आप खुद सोचो, अगर 2 लोन पेयर हुए तो यहाँ पे जो रिपल्सन लगेगा इनके केस में वो रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल भी क्या होते जा रहे हैं आपके, कम होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो बॉन्ड एंगल आपके क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वाटर के केस में बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, और जबकि इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, हाई होगा। और जिसमें लोन पेयर है ही नहीं तो उसका तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इनसे ज्यादा ही होगा। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है अमोनिया के केस में, बॉन्ड एंगल इसकी बात करें बेटा, ठीक है ना, थीटा के केस में, और इसमें बॉन्ड एंगल अपन बात करने, ये जो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड एंगल है, और अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है उसको बोल रहे बॉन्ड एंगल। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि नाइट्रोजन लोन पेयर और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो है वो आपका कौन सा एंगल है, ये आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल है। क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड बॉन्ड पेयर के बीच में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे बॉन्ड एंगल देख रहे हो, जबकि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, बॉन्ड एंगल बता रहा हूँ। तो बॉन्ड के बीच में एंगल जो है यहाँ पे, ये जो एंगल है इसको बोल रहे हैं अपन बॉन्ड एंगल है। ये भी ध्यान में अपने को रखना है। तो अमोनिया के केस में यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है, 107 डिग्री है। ऑक्सीजन के केस में 105 हो गया, कम हो गया, ऑब्वियसली बात है। जबकि CH4 के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वहां पे कोई भी रिपल्सन नहीं होता, मतलब लोन पेयर तो है ही नहीं वहां पे, तो रिपल्सन नहीं होगा, तो वहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो 109.5 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल होगा बेटा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी आपकी लोन पेयर की। तो लोन पेयर जो हो बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड एंगल था बेटा, और ये इसके कुछ फैक्टर इफेक्टिंग थे।